नकाब के पीछे का चेहरा देखकर ध्रुव और रूडी जितना ज्यादा हैरान नजर आ रहे थे, उससे कहीं ज्यादा हैरान आरोही थी। क्योंकि उस चेहरे का रिश्ता जितना आरोही से जुड़ा था, उतना उस चार दीवारी में और किसी के साथ नहीं था। आरोही कांपती हुई आवाज में बोली, विद्युत, तुम? आरोही के सामने हाथ में पैंथर का मास्क पकड़े और कोई नहीं, बल्कि उसका भाई विद्युत खड़ा था। विद्युत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी और वो उन सब में सिर्फ आरोही को ही घूरे जा रहा था। कुछ देर के लिए उस पूरी लैब में एक खामोशी सी छा गई थी। तभी विद्युत अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, क्या हुआ आरोही? मुझे तो लगा कि मुझे जिंदा देखकर तुम्हें खुशी होगी। आखिरकार मैं तुम्हारा भाई जो हूँ, पर तुम तो मुझे देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड लग रही हो। खैर, मैं समझ सकता हूँ। अक्सर पैंथर के सामने आने पर लोग इसी तरह से जम जाते हैं। आरोही के चेहरे से साफ समझ आ रहा था कि वो अभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि उसका भाई विद्युत ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन पैंथर था। तभी विद्युत ने आगे कहा, यह सच है आरोही, जिस पैंथर की तुम इतने वक्त से तलाश कर रही थी, वो इतने समय से तुम्हारे साथ ही था और उसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता था। यही तो पैंथर की खासियत है। तभी तो सब बोलते हैं कि पैंथर हर जगह है। विद्युत उर्फ पैंथर ने वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ा दिए थे। तभी ध्रुव हैरान होते हुए विद्युत से बोला, इसका मतलब आरोही के परिवार को तुम्ही ने? विद्युत ध्रुव की बात बीच में ही काटते हुए बोला, तुमने सही कहा। मैंने ही विक्रम और आरोही के बच्चों को किडनैप करवाया था और बाबू को विक्रम की जगह लाने वाला शख्स भी मैं ही था। मेरे एक आदमी ने जब बाबू को देखा तो वो उसे थोड़ा बहुत विक्रम की तरह नजर आया, इसलिए उसने बाबू की प्लास्टिक सर्जरी करवा के उसे विक्रम की जगह रिप्लेस कर दिया। इस बात से आरोही और भी ज्यादा शॉक्ड रह गई थी और बड़ी बड़ी आंखों से विद्युत को घूरे जा रही थी। वो सीरियस टोन में विद्युत से बोली, ऐसा तुमने क्यों किया विद्युत? सिर्फ पापा के बिजनेस को हथियाने के लिए? विद्युत ने हंसते हुए कहा, इस गलतफहमी में मत रहना आरोही कि मैंने वो सब डैड के ड्रग्स के बिजनेस को हथियाने के लिए किया था, क्योंकि डैड का बिजनेस मेरे बाकी बिजनेसेस के आगे कुछ भी नहीं था। हमेशा से मेरा एक ही मकसद रहा है, डेथ रे को हासिल करना, और उस वक्त भी मैंने जो कुछ भी किया उसके पीछे भी वही मकसद था। आरोही को विद्युत की बात समझ में नहीं आई और वो उसे उसी तरह हैरानी से घूरती रही। तभी विद्युत ने अपनी कहानी सबको बतानी शुरू की। आज से 12 साल पहले जब मैं पहली बार डॉक्टर विश्वनाथ से मिला, तब मुझे डेथ रे के बारे में पता चला। उस वक्त भले ही मैं कॉलेज में था, पर फिर भी मैं डैड के ड्रग्स के बिजनेस में उनका साथ देता था। पर यह बात बहुत ही कम लोग जानते थे कि ड्रग्स के बिजनेस के साथ साथ मैंने और भी कई सारे इलीगल बिजनेसेस शुरू कर दिए थे, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल आर्म्स डीलिंग और भी बहुत कुछ। आरोही को ये सब बिल्कुल भी नहीं पता था, जिस वजह से विद्युत की हर बात उसे झटके पर झटका दिए जा रही थी। विद्युत ने आगे कहा, मैंने डैड को बहुत कन्विंस करने की कोशिश की कि वो ड्रग्स के अलावा और भी नए मगर इलीगल बिजनेसेस में इन्वेस्ट करें, पर डैड के झूठे आदर्श के चलते उन्होंने हमेशा मेरा हर ऑफर ठुकरा दिया। मैंने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश भी की कि हम जैसे क्रिमिनल्स कोई आदर्श फॉलो नहीं करते, पर उनकी जिद की वजह से मुझे छुपकर बाकी के बिजनेसेस में डील करना पड़ा। तभी मेरी मुलाकात डॉक्टर विश्वनाथ से हुई, जो डैड के बहुत अच्छे दोस्त थे। जब मुझे डेथ रे के बारे में पता चला तो मुझे वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद डील नजर आई, जो मुझे क्राइम की दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बना सकती थी। विद्युत की बात को वहां खड़ा विश्वनाथ भी बड़े गौर से सुन रहा था, क्योंकि वो सब कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था, पर फिर भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। विद्युत ने आगे कहा, मैंने डैड से डेथ रे के फॉर्मूला पर काम करने का प्रपोजल रखा, पर डैड ने साफ इनकार कर दिया। किस्मत से डॉक्टर विश्वनाथ मेरे हाथ लगा, तब तक वो अपनी याददाश्त खो चुका था। मैं डैड से जबरदस्ती डेथ रे एक्सपेरिमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकता था, इसलिए मैंने छुपकर उसे हासिल करना चाहा, पर काफी कोशिशों के बाद भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। और फिर सालों बाद डैड ने अपना ड्रग्स का बिजनेस तुम्हारे हवाले कर दिया,
क्योंकि उन्हें मुझ पर जरा सा भी विश्वास नहीं था। तभी ध्रुव ने विद्युत की बात बीच में ही काटते हुए उससे सवाल किया, पर इन सब में आरोही और उसके परिवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उसकी जान लेने की कोशिश की? विद्युत एक शैतानी मुस्कान के साथ बोला, सच कहूं तो वो मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था। डैड के गुजरने के बाद मैं पूरी तरह से डेथ रे का फॉर्मूला ढूंढने में लग गया, पर डैड ने अपना सब कुछ आरोही के नाम कर दिया था और मैं ये अच्छे से जानता था कि सिर्फ आरोही ही थी जो उस फॉर्मूला तक पहुंच सकती थी जो डॉक्टर ने डैड के पास छुपा कर रखा था। मैंने सोचा था कि मैं बाबू को विक्रम बनाकर आरोही की जिंदगी में लाऊंगा तो वो आरोही की मदद से वो फॉर्मूला मुझ तक पहुंचा देगा, पर बाबू ने मुझे धोखा दिया, जिस वजह से मेरा प्लान बीच में ही तबाह हो गया। ध्रुव ने चौंकते हुए कहा, धोखा? किस तरह का धोखा? विद्युत थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, विक्रम बनते ही बाबू के दिमाग में विक्रम की प्रॉपर्टी हड़पने का लालच आ गया और उसने श्रुति के साथ मिलकर मुझे जेल भिजवा दिया, क्योंकि बाबू को पता लग गया था कि मैं ही पैंथर हूं। बाबू के अलावा श्रुति या किसी को भी पैंथर की सच्चाई नहीं पता थी, जिस वजह से मैं चाहकर भी जेल से बाहर नहीं निकल सकता था। तब मुझे जेल में बब्बन मिला और उसकी मदद से मैं जेल से बाहर निकला। बब्बन से मिलकर मुझे लगा कि वो मेरे काम का आदमी बन सकता था, पर उससे पहले ही बाबू ने दोबारा से मुझे पकड़ने के लिए पुलिस को मेरे पीछे लगा दिया। किसी तरह मैं अपने लोगों तक पहुंचा और मैंने बाबू को खत्म करने की कोशिश की, पर तभी मुझे पता चला कि तुम राधिका बनकर वापस लौट आई थी। आरोही ने हैरान होते हुए विद्युत से सवाल किया, इसका मतलब तुम्हें पता था कि मैं उस आग से बच निकली थी? विद्युत ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, लेकिन मैंने तुम्हारे और बाबू के बीच बिल्कुल भी दखल नहीं दिया, क्योंकि तुमने वापस लौटकर मेरा काम आसान कर दिया था। तुमने बाबू से बदला लेना चाहा, पर तुम्हें यह नहीं पता था कि मैं तुम्हारे जरिए बाबू को मेरे साथ किए धोखे की सजा दिलवा रहा था। आरोही वो सब सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक थी। तभी विद्युत ने आगे कहा, बाबू ने विक्रम और तुम्हारे बच्चों को अपने कब्जे में कर रखा था, इसलिए मैंने बाबू के गिरफ्तार होने के बाद बब्बन को भेस बदलकर बाबू से जेल में मिलने भेजा। बब्बन ने बाबू को विश्वास दिलाया कि मैं उसका धोखा भूलकर उसे जेल से छुड़वाऊंगा। तब जाकर उसने बब्बन को विक्रम और तुम्हारे बच्चों का पता दिया। विक्रम और तुम्हारे बच्चों के मेरे कब्जे में आते ही बब्बन ने बाबू का जेल के अंदर ही काम तमाम कर दिया। वो सारी बातें सुनकर आरोही का दिमाग घूम रहा था। वो एक गहरी सांस लेते हुए विद्युत से बोली, पर तुमने मेरे सामने इतना बड़ा ढोंग क्यों किया? विद्युत ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता था। जब मुझे पता चला था कि बाबू ने तुम्हें जलाकर मार डाला, तब मुझे बहुत अफसोस हुआ था, क्योंकि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहता था। आरोही ने नम आंखों से सवाल किया, पर तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो विद्युत? मैं तो तुम्हारी बहन हूँ। विद्युत चिढ़ते हुए बोला, कौन सी बहन? डैड के बिजनेस में शामिल होने के बाद भी उन्होंने मुझ पर कभी विश्वास नहीं किया और तुम्हें वो बिजनेस सौंप दिया जो मेरा था। तभी से मैं तुमसे नफरत करता था। मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें पहले ही मार देता, पर फिर मैंने सोचा क्यों ना पहले तुम्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसके बाद मैं तुम्हें अपने हाथ से मारूंगा। विद्युत का हर शब्द आरोही के दिल को चोट पहुंचा रहा था। तभी ध्रुव ने विद्युत से सवाल किया, पर इस सब में मलिक कहां से आ गया? मलिक का नाम सुनते ही विद्युत जोर जोर से हंसता हुआ बोला, तुम्हें क्या लगा मलिक मेरा आदमी था? बिल्कुल नहीं। वो कभी मेरे डैड के लिए काम करता था और वही वो शख्स था जिसने डैड को मेरे बाकी काले धंधों के बारे में इन्फॉर्म किया था। तभी से मैं उसकी जान का दुश्मन बन बैठा था। सच तो यह है कि मलिक मरते दम तक मेरे डैड के लिए वफादार था, पर मैं चाहकर भी उसे मार नहीं सका, क्योंकि सालों पहले वो अपना नाम और पहचान बदलकर छुपा हुआ था। डैड ने उसे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि वो तभी सबके सामने आए जब उन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। आरोही और ध्रुव ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। तभी विद्युत ने आगे कहा, जब मलिक को पता चला कि आरोही जिंदा है,
तो वो उसे मुझसे बचाने के लिए वापस आया। पर मैंने सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उसे आरोही के हाथों ही मरवा डाला। आरोही के चेहरे पर एक अफसोस साफ नजर आ रहा था। वो खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, इसका मतलब तुम्हारा जेल में बंद होना और मेरा तुम्हें जेल से भगाना पहले से एक सोची समझी साजिश थी। विद्युत हंसते हुए बोला, हाँ, और जो आदमी मुझे जेल में मारने आया था वो मलिक का आदमी था, क्योंकि मलिक को मेरे प्लान के बारे में भनक लग चुकी थी। पर जब उस रात उस टनल में तुमने उस आदमी को बेहोश किया, तब मैंने धीरे से उसके शरीर में एक जहरीली नीडल चुभा दी, जिससे उसके शरीर में वो जहर चला गया। और जब रूडी की लैब में उस आदमी को रूडी ने पानी पिलाया, तो उसके शरीर में मौजूद जहर में रिएक्शन हुआ और मेरा पर्दाफाश करने से पहले ही उसकी मौत हो गई। सब कुछ जानकर आरोही और ध्रुव बहुत ही ज्यादा भौचक के रह गए थे और उनके चेहरे पर हल्के हल्के अफसोस के एक्सप्रेशंस भी आ गए थे। कुछ देर की शांति के बाद आरोही ने भारी गले के साथ पूछा, विक्रम और मेरे बच्चे कहाँ हैं विद्युत? विद्युत ने जवाब दिया, घबराओ मत आरोही, वो यही हैं, इसी किले में, और तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हें उनसे जरूर मिलवाऊंगा। पर उससे पहले मुझे अपने डेथ रे हथियार को पूरा करना है, जिसके लिए मुझे जरूरत है इस पावर सोर्स की जो डॉक्टर विश्वनाथ के पास है। इतना कहते हुए उसने डॉक्टर विश्वनाथ की ओर देखा। विश्वनाथ ने उस लॉकेट को जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। तभी आरोही डॉक्टर विश्वनाथ से सीरियस टोन में बोली, आप इसे वो पत्थर दे दीजिए डॉक्टर। आरोही की बात सुनकर डॉक्टर विश्वनाथ ने चौंकते हुए उसकी ओर देखा। तभी रूडी भी बोला, हाँ पापा, आरोही दीदी सही बोल रही हैं, आप इस पत्थर को इसे दे दीजिए। डॉक्टर विश्वनाथ को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आरोही और रूडी को अचानक से हुआ क्या था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तक वो सब उस पत्थर को पैंथर के हवाले करने से मना कर रहे थे और अब अचानक वो सब पैंथर को पत्थर देना चाह रहे थे। आरोही और रूडी की बात सुनकर विद्युत के चेहरे की मुस्कान बड़ी हो गई और वो डॉक्टर विश्वनाथ से बोला, डॉक्टर, इन सबको समझ में आ गया, पर अभी तक तुम्हें समझ में नहीं आया कि तुम्हें ये पत्थर मेरे हवाले कर देना चाहिए। चुपचाप ये पत्थर मुझे दे दो, क्योंकि अब तुम लोगों के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। डॉक्टर ने एक नजर रूडी की तरफ देखा और फिर गहरी सांस भरते हुए उस लॉकेट में कोड डाला और खोला। उसके बाद उसने उस लॉकेट को विद्युत के हवाले कर दिया। उस लॉकेट को पाकर विद्युत बहुत ज्यादा खुश था। उसने जैसे ही उस लॉकेट को खोलकर देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। तभी अचानक से पत्थर धीरे से चमकने लगा। आरोही और उसके साथी अच्छे से जानते थे कि कुछ देर बाद वो पत्थर क्या करने वाला था, जिस वजह से वो शांत होकर विद्युत को घूरे जा रहे थे। तभी अचानक से विद्युत ने वो लॉकेट बंद करते हुए उन सब की ओर देखकर कहा, तुम्हें क्या लगा तुम ये पत्थर मेरे हवाले करके मुझे मरते हुए देखोगे? मुझे पता है कि अगर मैंने इस पत्थर को कुछ सेकंड्स के लिए अपने हाथ में पकड़ा तो ये मेरा वजूद मिटा देगा। विद्युत की बात सुनकर वो सभी लोग हैरान रह गए। तभी विद्युत बोला, मुझे अफसोस है कि तुम्हारा मुझे मारने का प्लान खराब हो गया, पर मुझे पता है इस पत्थर को कैसे काबू करना है। ये कहते हुए विद्युत वहां रखी मशीन के पास गया और उस लॉकेट से वो पत्थर निकालकर उसे उस मशीन में फिट कर दिया। एक बार के लिए वो पत्थर जोर से चमका, पर फिर उसकी चमक काफी कम हो गई। विद्युत घमंड में बोला, ये मशीन शीशे की बनी है और इसमें इस पत्थर को रखने के बाद इस पत्थर को काबू किया जा सकता है। आज मेरा सालों पुराना सपना पूरा हुआ, क्योंकि आज आखिरकार मैंने डेथ रे बना ही ली। विद्युत की बात से वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में एक डर झलकने लगा। तभी विद्युत बोला, चलो क्यों ना इसका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट इसे बनाने वाले पे किया जाए। ये कहते हुए विद्युत ने अपने आदमियों को इशारा किया और वो सब डॉक्टर विश्वनाथ को पकड़कर उस मशीन के सामने ले गए। विद्युत ने उस मशीन का बटन दबाया और उस मशीन के सिरे पर एक लाल रोशनी चमकने लगी। कुछ ही पल में वो मशीन डॉक्टर विश्वनाथ का वजूद खत्म करने वाली थी कि तभी अचानक उस मशीन ने चमकना बंद कर दिया और वो दोबारा से बंद पड़ गई। ये देखकर विद्युत चौंक उठा
और वहां मौजूद साइंटिस्ट से उसके बारे में पूछने लगा। पर वहां खड़े एक भी साइंटिस्ट को समझ में नहीं आया कि आखिर वो मशीन चालू क्यों नहीं हुई थी। तभी उनमें से एक साइंटिस्ट बोला, बॉस, इस मशीन को चालू करने के लिए एक खास किस्म के पासवर्ड की जरूरत है। विद्युत हैरानी से बोला, क्या? तभी अचानक आरोही जोर जोर से हंसने लगी, जिसे देखकर विद्युत हैरान रह गया। आखिर आरोही हंस क्यों रही थी? उस मशीन को शुरू करने का पासवर्ड क्या था? क्या आरोही अपने परिवार को विद्युत की कैद से आजाद करा पाएगी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए इस शो के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। पूरा कमरा आरोही की हंसी से गूंज उठा था और विद्युत हैरानी से आरोही को देखे जा रहा था। तभी उसकी नजर वहां खड़े ध्रुव और रूडी पर भी पड़ी, जिनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और आंखों में एक अलग सा कॉन्फिडेंस। विद्युत से आरोही की हंसी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो झल्लाते हुए बोला, क्या तुम पागल हो गई हो आरोही? आरोही हंसते हुए बोली, मैं पागल नहीं, बल्कि तुम बेवकूफ हो। विद्युत को आरोही की बात समझ में नहीं आई। तभी आरोही ने आगे कहा, तुम अपने आप को बहुत बड़ा मास्टरमाइंड समझ रहे थे, पर ये भूल गए थे कि मेरी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जो तुम्हारी रगों में है। विद्युत चिढ़ते हुए बोला, जो भी कहना है साफ साफ कहो, ये पहेलियां सुनकर मुझे इरिटेशन हो रही है। आरोही एक हल्की स्माइल के साथ बोली, तुम्हें क्या लगा तुम इस तरह मुझे अपना सच बताओगे और मैं हैरान हो जाऊंगी? बिल्कुल नहीं। अब तक तुमने मेरे जो भी एक्सप्रेशंस देखे वो सब एक्टिंग थी, क्योंकि भले ही तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे प्लान के हिसाब से हुआ है, पर सच इससे उल्टा है। मैं तुम्हारे प्लान में नहीं, बल्कि तुम मेरे प्लान में फंस चुके हो। विद्युत चौंकते हुए बोला, क्या मतलब? आरोही ने कहा, मतलब ये कि तुम ही पैंथर हो, ये मुझे पहले से पता था। आरोही की बात सुनकर विद्युत के होश उड़ गए। वो चौंकते हुए बोला, क्या? आरोही ने कहा, हाँ विद्युत, मुझे ये बहुत पहले से पता चल गया था। जब तुमने अपनी मौत का नाटक किया, उससे भी पहले। और उस दिन से ही हम सब तुम्हें वही दिखा रहे थे जो तुम देखना चाहते थे। विद्युत को आरोही की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो उस बात को नकारते हुए बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आरोही विद्युत को चिढ़ाते हुए बोली, क्यों? क्या हुआ? ये सुनकर पैंथर का ईगो हर्ट हो गया क्या? तुम्हारा नकाब भले ही तुमने आज उतारा है, पर तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने बहुत पहले आ चुका था। विद्युत के चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि आरोही ने सच में उसका भ्रम तोड़ दिया था, पर अभी तक वो ये नहीं समझ पाया था कि आखिर ऐसा हुआ कैसे था। वो बेचैन होते हुए बोला, पर तुम्हें मेरा सच पता कैसे चला? आरोही ने कहा, उस छोटे से निशान से जो तुम्हारी कलाई पर है। विद्युत ने अपनी कलाई देखी, जिस पर एक छोटा सा शेर की शक्ल का टैटू बना हुआ था। वो टैटू इतना छोटा था कि जब तक उसे गौर से देखा नहीं जाता, तब तक किसी को वो ठीक से नजर नहीं आएगा। पर विद्युत को इस बात ने हैरत में डाल दिया था कि आखिर आरोही ने वो निशान नोटिस कब किया था। आरोही विद्युत से बोली, उस दिन बस्ती में जब मैं और बब्बन शक्ति से मिलने गए थे, तब रूडी के पेजर में मैंने शक्ति से हुई मुलाकात का वीडियो रिकॉर्ड कर दिया था। जब मैं और रूडी उस रिकॉर्डिंग को देख रहे थे, तब मैंने शक्ति के इकलौते हाथ पर गौर किया, जिस पर एक शेर का छोटा सा टैटू बना था। अचानक मुझे लगा जैसे मैं वो टैटू पहले भी देख चुकी थी। तभी मुझे याद आया कि मैंने ठीक वैसा टैटू बाबू के हाथ पर भी देखा था और बब्बन के हाथ पर भी। विद्युत आरोही को पैनी नजरों से देख रहा था कि तभी आरोही आगे बोली, और मजे की बात यह है कि मैंने ठीक वैसा टैटू तुम्हारी कलाई पर भी देखा था। वो सब देखकर मैं एक पल के लिए बहुत ही ज्यादा हैरान रह गई थी, पर फिर जब मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि ये टैटू किसी शेर का नहीं, बल्कि एक चीते यानी पैंथर का था। ये सुनकर विद्युत के चेहरे के एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा बेचैन हो गए। आरोही ने अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, फिर मैंने अपना दिमाग दौड़ाया। मैंने उस वीडियो में मलिक और एसीपी बग्गा की भी कलाइयां चेक की, पर मुझे वहां कोई टैटू नजर नहीं आया। मुझे समझने में जरा सा भी वक्त नहीं लगा कि मलिक और बग्गा पैंथर के लिए काम नहीं कर रहे। आरोही की बात सुनकर विद्युत बेचैन होते हुए बोला, इसका मतलब मलिक का खून
आरोही उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोली, तुम सही समझ रहे हो विद्युत, मलिक मरा नहीं बल्कि जिंदा है। ये सुनकर विद्युत के पूरे शरीर में एक पल के लिए एक सिहरन सी दौड़ गई। तभी आरोही विद्युत को अतीत में लेकर गई, जिस रात वो मलिक के घर में उसकी जान लेने के लिए दाखिल हुई थी। उस रात जब आरोही मलिक के बेडरूम में थी और उसे मलिक के आदमियों ने घेरा हुआ था, तब मलिक उसे सीरियस नजरों से देख रहा था। लेकिन आरोही को उसकी आंखों में खुद के लिए जरा से भी नफरत या खतरा नजर नहीं आ रहा था। वो मलिक से बोली, मेरे साथियों को लगता है कि मैं यहाँ तुम्हें मारने आई हूँ, पर सच कहूँ तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। दरअसल मैं यहाँ तुमसे सच जानने आई हूँ। मलिक ने आरोही से पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कोई ऐसा सच है जो तुम्हें नहीं पता? आरोही ने मलिक से कहा, मुझे बताया गया है कि तुम पैंथर के लिए काम करते हो और यहाँ सिर्फ मुझे मारने के लिए आए हो। मलिक ने थोड़ा बेचैन होते हुए पूछा, और ये तुमसे किसने कहा? आरोही बोली, मेरे भाई विद्युत ने। विद्युत का नाम सामने आते ही मलिक भड़क उठा। वो तेज आवाज में आरोही से बोला, तुम्हारा भाई तुमसे झूठ कह रहा है। मैं भला तुम्हारी जान क्यों लूंगा? उल्टा मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बचाने आया हूँ, लेकिन तुमने मुझे अपना दुश्मन समझ लिया है। मलिक की बात से आरोही का शक यकीन में बदल गया, लेकिन फिर भी उसके मन में कुछ सवाल थे जिनके जवाब उसे मलिक से चाहिए थे। वो बोली, तो फिर सच क्या है? कौन है ये पैंथर और ये मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? क्या विद्युत ये बात जानता है कि तुम पैंथर के आदमी नहीं हो और मुझे मारना नहीं चाहते? मलिक एक गहरी सांस लेते हुए बोला, विद्युत सब जानता है आरोही, और उसने तुम्हें अंधेरे में रखा है। आरोही ने चौंकते हुए पूछा, इसका मतलब विद्युत पैंथर के लिए काम करता है? मलिक ने कहा, विद्युत पैंथर के लिए काम नहीं करता, बल्कि विद्युत ही पैंथर है। मलिक की बात ने आरोही को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। थोड़ी देर के लिए उसे कुछ भी महसूस होना बंद हो गया था और वो किसी मूर्ति की तरह जमी हुई थी। मलिक ने आरोही को विद्युत की सारी सच्चाई बताई। सब कुछ सुनने के बाद आरोही मानो टूट सी गई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका खुद का भाई उसके साथ ऐसा कर सकता था। मलिक आरोही को संभालते हुए बोला, मैं जानता हूं कि ये सच तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पर ये वक्त दुखी होने का नहीं है आरोही बेटी। तुम्हारे पिता के लिए मैंने सालों काम किया है। मैं उन्हें अपने बड़े भाई जैसा मानता था और उनके बच्चों को अपने बच्चों जैसा। पर विद्युत तुम्हारे पिता का बेटा कहलाने लायक नहीं है, इसीलिए तुम्हारे पिता ने अपना बिजनेस तुम्हें सौंपना चाहा, क्योंकि उन्हें तुम पर विश्वास था और मैं चाहता हूं तुम उनके विश्वास पर खरी उतरो। तुम्हें विद्युत के जुर्म की दुनिया को खत्म करना होगा और इसमें मैं तुम्हारे साथ हूं। आरोही मलिक की बातों के बारे में सोच ही रही थी कि तभी मलिक का एक आदमी वहां एक टैबलेट लेकर आया। वो उस टैबलेट को मलिक को दिखाते हुए बोला, सर ये देखिए, हमारे कैमरास में क्या कैद हुआ है। मलिक ने जैसे ही टैबलेट की स्क्रीन पर देखा, उसे उसके बंगले से कुछ दूर एक कार खड़ी नजर आई। जब उसने उसे जूम किया तो देखा कि कार के अंदर विद्युत बैठा था, जिसकी नजर मलिक के बंगले की तरफ थी। मलिक आरोही को वो फुटेज दिखाते हुए बोला, विद्युत तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच गया है आरोही। मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि तुम उसकी सच्चाई जान चुकी हो तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। आरोही कुछ सोचते हुए मलिक से बोली, विद्युत जानता है कि मैं यहाँ आपकी जान लेने आई हूँ, तो क्यों ना उसके इस यकीन को सच में बदल दिया जाए। मलिक हैरान होते हुए बोला, क्या मतलब? आरोही ने कहा, विद्युत के लिए आज यहाँ आपकी मौत होगी, पर आप जिंदा हैं ये बात तब तक उसके सामने नहीं आएगी जब तक मैं पैंथर का असली चेहरा दुनिया के सामने नहीं ले आती। मलिक आरोही की बात समझ गया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, तुम्हारी इस लड़ाई में मैं और एसीपी बग्गा दोनों तुम्हारे साथ हैं। आरोही के मुंह से उस रात की हकीकत सुनकर विद्युत के चेहरे पर बेचैनी के भाव आ गए थे। तभी आरोही ने आगे कहा, उसके बाद एसीपी बग्गा ने हमारी मदद के लिए डीसीपी राठौड़ को हमारे पास भेजा। हम सब ये जान चुके थे कि बब्बन तुम्हारे लिए काम कर रहा था, इसलिए डीसीपी राठौड़ ने ये झूठ बोला कि वो सस्पेंड हो चुके हैं, जबकि राठौड़ कभी सस्पेंड हुए ही नहीं थे। वो आज भी एक ईमानदार पुलिस वाले हैं जो अंडरकवर रहते हुए आज भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं।
विद्युत के होश उसके काबू में नहीं थे, क्योंकि आज पहली बार उसे ऐसी मात मिली थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तभी आरोही विद्युत से बोली, इस जगह की खबर मलिक के साथ साथ पुलिस को भी लग चुकी है विद्युत। एसीपी बग्गा किसी भी वक्त यहाँ अपनी पूरी फोर्स के साथ आ रहे होंगे। तुम्हारा यहाँ से बचकर निकलना मुश्किल है। सारी बात सुनकर विद्युत का दिमाग खराब हो गया था। वो गुस्से में भड़कते हुए बोला, मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकता, क्योंकि एक बार मेरा ये वेपन बन गया, उसके बाद चाहे यहाँ हजारों पुलिस वाले भी क्यों ना आ जाएं, मैं उन सबको भाप में बदल दूंगा। आरोही ने हंसते हुए विद्युत को चुनौती दी। पर तुम इस वेपन का इस्तेमाल करोगी कैसे? क्योंकि उसके लिए तुम्हें पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, जिसके बारे में सिवाय डॉक्टर विश्वनाथ के किसी को नहीं पता। और जैसा तुम जानते हो कि डॉक्टर विश्वनाथ की याददाश्त अभी वापस नहीं लौटी है। विद्युत ने चौंकते हुए विश्वनाथ की तरफ देखा। तभी आरोही ने कहा, डॉक्टर विश्वनाथ की डायरी में हमने साफ पढ़ा था कि एक बार अगर इस मशीन में इस पत्थर को लगा दिया, उसके बाद भी उसके एक खास पासवर्ड डाले बिना इस हथियार को एक्टिवेट नहीं किया जा सकता। पर उस डायरी में डॉक्टर ने वो पासवर्ड लिखा नहीं था, बल्कि उन्होंने कहा था कि वो पासवर्ड सिर्फ उनके दिमाग में ही है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तुम्हारे जैसा कोई इंसान जो दुनिया का दुश्मन बन बैठा हो, वो इस हथियार का इस्तेमाल कर सके। विद्युत झल्लाया हुआ इधर से उधर टहलने लगा, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे उस हथियार को एक्टिवेट कर सकता था। विद्युत को उसका खेल खत्म होता नजर आ रहा था, पर फिर भी वो आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था। उसे ऐसा मन कर रहा था कि आरोही और उसके साथियों को अभी के अभी मौत के घाट उतार दे, पर उससे भी ज्यादा जरूरी उसे खुद को बचाना लग रहा था। तभी विद्युत के दिमाग में कुछ आया और दोबारा से उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वो डॉक्टर विश्वनाथ की तरफ मुड़ते हुए बोला, मैंने तुम्हारी याददाश्त वापस लाने के लिए भले ही सब कुछ कर लिया डॉक्टर, पर एक चीज मैंने तुम पर कभी ट्राई नहीं की। डॉक्टर विश्वनाथ ने विद्युत की तरफ घबराई हुई नजरों से देखा। विद्युत ने अपने आदमियों से विश्वनाथ को पकड़कर उस लैब बेड पर लेटाने को कहा और उसके आदमियों ने विश्वनाथ के साथ ठीक वैसा ही किया। आरोही, ध्रुव और रूडी ने विश्वनाथ को छुड़ाना चाहा, पर वहां खड़े बाकी आदमियों ने उन्हें रोक दिया। तभी विद्युत विश्वनाथ के पास जाते हुए बोला, भले ही तुम्हें अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं, पर तुम्हारा अतीत अभी भी तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में कैद है। मुझे बस उसी को एक्टिवेट करना होगा और वो पासवर्ड मेरे हाथ लग जाएगा। इतना कहते हुए विद्युत ने अपने साइंटिस्ट से विश्वनाथ पर वही केमिकल का इस्तेमाल करने को कहा जो थोड़ी देर पहले वो रूडी पर इस्तेमाल करने जा रहा था। ये सुनकर आरोही, ध्रुव और रूडी तीनों घबरा गए, क्योंकि उन्हें पता था कि वो केमिकल इतना ज्यादा खतरनाक था कि उससे विश्वनाथ की जान भी जा सकती थी। रूडी छटपटा रहा था, पर विद्युत के आदमी उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी वहां मौजूद साइंटिस्ट ने विश्वनाथ पर वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, जिससे विश्वनाथ का शरीर फड़फड़ाने लगा। कुछ देर बाद जब विश्वनाथ का शरीर छटपटाना बंद हो गया, ये देखकर रूडी का कलेजा उसके मुंह को आ गया। विश्वनाथ का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया था, यहाँ तक कि उनकी सांसें तक चलना बंद हो गई थी। क्या डॉक्टर विश्वनाथ अपनी जान गंवा चुके थे? क्या विद्युत के हाथ वो पासवर्ड लगेगा? आखिर आगे क्या होने वाला था? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए इस शो के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।